नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स आईक्यू। इंडिया और जापान के बीच में एक मीटिंग हुई है जिसका नाम है एक्ट ईस्ट फॉर्म। और इस मीटिंग का मेन मोटिव था कि जो इंडो पैसिफिक में पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज की, वह उसको और भी इंक्रीज करें। और इसका जो प्रस्ताव था ये जापान की तरफ से आया था। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से और भी नए पॉइंट्स को उन्होंने डिस्कस किया और कौन से नए इश्यूज है, और जैसे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर जापान का क्या स्टैंड है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, इंडिया जापान एक्सप्लोर न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो ये 5th जॉइंट मीटिंग थी इंडिया और जापान की एक्ट ईस्ट फोरम की, जो कि 28 जनवरी को ऑर्गेनाइज की गई। और इसमें इंडियन साइड थे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन सिंगला, और जो जापान के एम्बेसडर हैं टू इंडिया सुजुकी सतोशी, उन दोनों ने इस मीटिंग में आपस में डिस्कशन की। इस मीटिंग में इंडिया ने अपनी तरफ से एक अपने जो नॉर्थ ईस्ट रीजन को, जो हमारा चाइना जो कहता है कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, तो उसका अब इशू रखा जापान के सामने कि वह वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कोई एफडीआई या लेकर आए। मगर आपको पहले बता दूं, इससे पहले जब भी इंडिया वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के पास जाता था या किसी और भी एडीबी के पास, तो वहाँ पर चाइना अपनी वीटो पावर यूज़ करके जो हम लोन लेते तो उसको कैंसिल कर देता था। ये कहता था कि ये एक अरुणाचल प्रदेश है जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो हमें कहीं से भी यहाँ पर लोन नहीं मिलता था। और इससे पहले अगर हम देखें, जब इंडिया में प्रोटेस्ट हुए सीएए को लेकर, उससे पहले जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे, उन्होंने विजिट करनी थी और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वह उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। मगर प्रोटेस्ट होने के कारण उस विजिट को कैंसिल किया गया। और अब उसके बाद 1 साल के बाद फिर से अब जो दोनों देशों ने फोरम में डिस्कशन की कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। और इंडिया की तरफ से प्रस्ताव जापान को दिया गया कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जैसे कनेक्टिविटी, हार्नेस्टिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट जैसे आप प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने अपने व्यू को भी एक्सचेंज किया कि वह अपनी कोऑपरेशन इंक्रीज करेंगे इन न्यू एरियाज, जिसमें एग्रो इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, एसएमई सेक्टर, जो स्मार्ट सिटी, टूरिज्म, बैम्बू वैल्यू चेन डेवलपमेंट एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इन पर भी वह फोकस करेंगे। और दोनों कंट्रीज ने अप्रिशिएट किया कि जो उनका रोल है, इंडिया की जो रोल है दोनों देशों का एक्ट ईस्ट फॉरम में, वह उसे और भी आगे और भी इम्प्रूव करेंगे। और इससे इंडिया ने आशा जताई है कि जो जापान से इन्वेस्टमेंट आएगी और जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उससे जो उस रीजन की है काफ़ी मॉडर्नाइजेशन होगी। और उससे जो हमारा अलग से एक हम कह लेते एरिया है, वह जो इंटायर रेस्ट ऑफ द इंडिया है उसके साथ हम उसके काफ़ी कनेक्टिविटी करेंगे। और इंडिया का प्लान है कि उस रीजन में वह काफ़ी हाइड्रो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी डेवलप करेगा, कुछ जिसके कारण वह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके जो नेबरिंग कंट्रीज बॉर्डर शेयरिंग जैसे बांग्लादेश या और भी कई कंट्रीज म्यांमार, उनको वह अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा थ्रू अ वन ग्रिड के थ्रू वह प्रोवाइड करेगा। तो इसमें इंडिया ने जापान से मदद मांगी है कि आप इस रीजन में आकर इन्वेस्टमेंट करें। मगर अगर हम जापान की तरफ देखें तो साउथ चाइना सी में जापान एक महान सबसे बड़ी इकॉनमी है चाइना के बाद, और चाइना की वहाँ पर पूरी डोमिनेंस है। और क्योंकि अगर हम देखें जापान के पास तो कोई उसकी आर्मी डिफेंस भी नहीं है, तो इसके कारण जो जापान है वो हर बार की तरह इंडिया के तरफ, इंडिया के साथ और भी रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं। कल को हमारी अगर चाइना के साथ कोई भी गड़बड़ी होती है, हमारी वॉर होती है, तो साउथ एशियन साइड से जो न्यूक्लियर पावर कंट्री है इंडिया, हम उससे पूरी सपोर्ट ले सकें। और इंडिया को जापान ने और अमेरिका को भी ये एक मैसेज दिया कि जो जैसे हम साउथ चाइना सी में देखते हैं कि चाइना की काफ़ी डोमिनेंस है, वो कई शिप्स को भी टकरा कर उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, तो अब हम ऐसा नहीं चाहते कि जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर किसी की डोमिनेंस हो। तो पहली बार जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के शिंजो एबे, उन्होंने एक नया एक विज़न लाए थे। जापान की तरफ से विज़न आया जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, ये सबसे पहले जापान की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आई थी, ये एक वर्ड आया था। तो तभी से उसके बाद ही इस वर्ड को, इस
विज़न को और भी प्रमोट किया जाने लगा कि इस यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना की डोमिनेंस ना इंक्रीज़ हो यहाँ पर, इसलिए चाइना, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सभी क्वाड कंट्रीज़ मिलकर अपनी कोऑपरेशन इंक्रीज़ करें इस रीजन में। एक्ट ईस्ट फोरम इसे पहली बार 2017 में इस्टेब्लिश किया गया। ये दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया और उसके बाद ही इसे रेटिफाई किया गया। और ये तब सामने आया एक फॉर्म जब शिंजो एबे, जापान के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया में विजिट किया उन्होंने 2017 सितंबर में। मगर जो जापान के प्रेसिडेंट थे, वह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने साथ एक नया विज़न लेके आए थे, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और उसको वह और भी प्रमोट करना चाहते और उसके साथ वह चाहते थे कि जो इंडिया है वह हमारे साथ कोलैबोरेशन करे और इस नए इनिशिएटिव को, एक नए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन में हम दोनों मिलकर अपना कॉपरेशन इंक्रीज और किसी की भी डोमिनेंस इंक्रीज ना हो। मगर दूसरी तरफ इंडिया ने भी अपना एक प्रस्ताव रखा कि अगर हम आपकी जो विज़न है हम उस पर भी बरकरार हैं, उसमें कॉपरेशन इंक्रीज करें, मगर आप हमारी भी मदद करो कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसमें हम आपको और भी महत्वपूर्ण देंगे आपको। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर आप हमारे लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें और कुछ नए प्रोजेक्ट्स को डेवलप करें। तो फिर दोनों कंट्रीज ने मिलकर इस फॉर्म को इस्टेब्लिश किया और दोनों के साथ अब काफ़ी कोऑपरेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखिए तो इसे पीएम मोदी ने नवंबर 2014 में लॉन्च किया था। तो अगर हम इससे पहले देखें तो ये एक लुक ईस्ट पॉलिसी थी जिसे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया था। और जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी चेंज किया था। इसे ईस्ट एशिया समिट जो कि म्यांमार में थी वहाँ पर लॉन्च किया गया कि जो हमारे इंडिया की ईस्ट तरफ जो कंट्रीज़ है, अब हम उनके साथ और भी रिलेशंस इंक्रीज करेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के साथ, उस पर हम ज़्यादा मेन फोकस करेंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से पहले लुक ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है, इसे मेनली पीएम नरसिम्हा राव ने 1991 में लॉन्च किया था। मगर इसके बाद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने इसे और भी काफ़ी दूर तक लेकर गए, उन्होंने इस पर वर्क किया, मगर ये उन्होंने काफ़ी इसे एक्ट में नहीं किया, यानी कि इससे कोई रिलेशंस कायम नहीं की। एक्ट लुक इस पॉलिसी का मतलब कि जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ईस्ट साइड में, हम उनकी तरफ देखेंगे और उनसे सीखेंगे कि वहाँ पर वह अपने रिलेशंस कैसे कायम करते हैं। और इसमें इसका एक मेन एम था कि जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हम उनके साथ जो ट्रेड है उस पर भी हम फोकस करेंगे, हम उसे कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद पीएम मोदी ने इसे डिसकंटिन्यू करके एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। और अब देखना ये होगा कि अब जापान इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और कौन से नए और भी प्रोजेक्ट तैयार होंगे, और इससे इंडिया को भी काफ़ी बेनिफिट्स होगा। और जापान की जो पॉलिसी है इंडो पैसिफिक फ्री रीजन की, उस पर भी काफ़ी कोऑपरेशन इंक्रीज करेंगे दोनों कंट्रीज मिलकर। सो ये एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।